नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर हमारी परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अभिव्यक्त किया जाता है। दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोट है दोस्तों, शिक्षा कभी पूरी नहीं होती। शिक्षा अगर किसी को ये है कि नौकरी लगने के बाद शिक्षा का लेवल समाप्त हो जाता है, तो शिक्षा एक मात्र ऐसा हथियार है दुनिया में जो कभी पूरा नहीं होता। शिक्षा को कभी आप पूर्ण नहीं कर सकते, और अगर आप पूर्ण कहते हो कि शिक्षा में जी कंप्लीट हो गया, तो ज्ञान की भी कंप्लीट नहीं होता। दोस्तों, ज्ञान के लिए हमें हमेशा हर जगह और हर वक्त तैयार रहना होगा। वह हमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का ज्ञान मिल सकता है दोस्तों। इसलिए इन वीडियो को ये नहीं समझे कि ये आपको ओनली कंपटीशन में फायदा देंगे। इन वीडियो के माध्यम से हमारे परिवार में और हमारे समाज में एक ऐसा बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा जिससे आप शिक्षा के अलावा भी कुछ जानोगे जो हमारे वर्तमान के जीवन में जुड़े हुए हैं। जैसे कल मैंने जो कृषि सुधार आंदोलन पर वीडियो बनाया था, वो हमारे सभी किसान भाइयों, जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो परिवर्तन लाए जा रहे हैं समाज में, उनके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। इस प्रकार की वीडियो आपको और भी इस चैनल पर मिलते रहेंगे। उससे पहले मैं आज स्पेशल पटवार और जो रीट की वैकेंसी की तारीखें आपके सामने आ चुकी है, उनके अकॉर्डिंग हमारा आधुनिक भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत एक 30 नंबर का पाठ लिया है, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रमुख घटनाक्रम। और घटनाक्रमों में मैं 1914 से पहले की बातें बता चुका था। आज मैं आ रहा हूं 1914 से 18 के बीच में, और जो गांधी जी का भारत में पदार्पण होता है 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी 1915 को 2003 से वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। इनके उपलक्ष्य में गांधी युग और जो 1914 के बाद में जो घटनाएं घटित हुई इंपोर्टेंट, जो हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों। इसके अंतर्गत सबसे पहले बात बताऊं तो महात्मा गांधी जी का तो थोड़ा सा ब्रीफ परिचय बताऊं तो ये 1869 में पोरबंदर गुजरात में जन्मे, और उसके बाद में 1888 में ये ब्रिटेन पढ़ने गए, और 1893 में एक केस होने के बाद ये अफ्रीका चले गए। और अफ्रीका जाने के बाद वहां पर जो अस्पृश्यता और काले गोरों का भेद था, उसको मिटाने के लिए इन्होंने लगभग 1893 से लेकर 1915 तक अफ्रीका में रहे, और 1906 में वहां पर एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करी। लियो टोल्स्टॉय और रूसो के विचारों से महात्मा गांधी प्रभावित थे अपने जीवन में, और महात्मा गांधी ने कहीं न कहीं सत्याग्रह जो शब्द लिया वहां पर लियो टोल्स्टॉय से, उस सत्याग्रह आश्रम की स्थापना पहले वहां पर करी। और जब 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं, तो भारत में आते ही ये अपना जो वकीलात का जो पद था उसको छोड़ करके और भारत की राजनीति में कूद जाते हैं। और भारत की राजनीति में कूदने के बाद भारत में क्या परिवर्तन होते हैं और भारत किस प्रकार 1915 से लेकर के 1947 तक की यात्रा करता है, उस सफर में गांधी जी हर एक आंदोलन, हर एक घटना के पार्ट होते हैं। उन घटनाओं के बारे में आज विस्तृत चर्चा की जा रही है। सबसे पहले बताऊं दोस्तों, 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी जैसे ही भारत में आते हैं, तो अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों पर ये भी एक ऐसे इंसान थे जो हर किसी पर विश्वास कर लेते थे। अंग्रेजों ने इनको विश्वास दिलाया कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा, हम आपको आजादी देंगे। इस उपलक्ष्य में गांधी जी ने 1914 से लेकर 18 तक एक सर्जेंट का कार्य करते हुए भारतीय युवाओं को अंग्रेजों की सेना में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया, और इसकी उपलक्ष्य में गांधी जी को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी। और दोस्तों, उसके बाद में जब इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई, उस वक्त इन्होंने आते ही तीन आंदोलन चलाए भारत में, जिनको हम केट की ट्रिक के नाम से भी जान सकते हैं। सबसे पहले चंपारण चलाया, दूसरा अहमदाबाद चलाया, और तीसरा खेड़ा चलाया। चंपारण दोस्तों नील की खेती के विरोध में आंदोलन था, नील की खेती के विरोध में आंदोलन था। और इनका एक मित्र था राम शुक्ला, उस राम शुक्ला जी के अथक प्रयासों के बाद महात्मा गांधी जी फाइनली बिहार के उत्तरी इलाके में स्थित है चंपारण, नेपाल की तराई की नीचे स्थित है जस्ट चंपारण। वहां पर नील की खेती करते थे अंग्रेज, करवाते थे जबरदस्ती। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात मैंने कल की, उस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अंग्रेज भी भारत में करते थे पहले। तो जो नील की खेती करवाते थे उससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था। 20 कट्टे, इसमें 3 कटिया आंदोलन भी कहा जाता है। इसका एक नाम और है 3 कटिया आंदोलन। और जो 3 कटिया आंदोलन है, उस 3 कटिया आंदोलन की वजह से, 3 कट्टिया आंदोलन का मतलब होता है 20 कट्टों में से 17 कट्टे अंग्रेज लेके जाते थे, और 3 कट्टे या बोरी जो होती है उनको भारतीयों को देते थे। इसलिए इसको 3 कट्टिया आंदोलन भी कहते हैं। और यहाँ पर गांधी जी फाइनली जाते हैं 1916 में, और इस आंदोलन में
गांधी जी ने अंग्रेजों को समझाइश की और उसके बाद में अंग्रेज और गांधी जी के बीच कोई समझौता हुआ और यहाँ पर नील की खेती पर थोड़ा बहुत बैन लगा। इसके बाद में बात करूं अहमदाबाद की, तो यहाँ पर मील मालिकों ने आंदोलन किया था और मील मालिकों का समर्थन कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल और अनुसुईया बाई। जो मील मालिक थे उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। मील मालिक इसलिए आंदोलन कर रहे थे कि जैसे सूती वस्त्र मिल ही ज्यादा थी, वहां पर सूती वस्त्र मिलों का ही प्रोडक्शन होता था, तो सूती वस्त्र तो तब होगा ना जब वहां पर कपास की पैदाइश आएगी। तो कपास यहाँ पर अकाल पड़ जाने के कारण, अकाल और बाढ़ जैसी स्थितियां हो जाने के कारण 1917 के आसपास यहाँ पर गुजरात में कपास की खेती नहीं हुई, और कपास की खेती नहीं हुई तो वहां पर किसानों के द्वारा जो किसानों के द्वारा उनको पैदावार या प्रोडक्शन नहीं दिया गया, तो उसके बाद में मील मालिकों के पास में प्रोडक्शन करने के लिए कच्चा माल नहीं होने के कारण वे धरने प्रदर्शन में बैठे। तो उनको गांधी जी की समझाइश पर विठल भाई पटेल और अनुसुईया बाई जैसे लोगों के द्वारा इनका सहयोग किया गया और फाइनली गांधी जी ने अंग्रेजों से समझौता किया और उनको 35% बोनस देना निर्धारित किया। इसके बाद में फिर खेड़ा आंदोलन होता है और खेड़ा आंदोलन के अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लेग बोनस को लेकर के यहाँ पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। प्लेग बोनस यानी प्लेग फैला था उस समय दोस्तों। जिस प्रकार आज आपके कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक उसी प्रकार 1917-18 के आसपास एक सार्स फर्स्ट नामक एक सार्स सेकंड वायरस है, SARS सार्स सेकंड वायरस है अभी प्रेजेंट वाला, और SARS फर्स्ट 1917 से लेकर के 1921 तक चला था दोस्तों। 1916 से लेकर 21 तक चला था। इस वायरस के कारण आपको पता हो तो भारत की जनगणना 1911 से 21 के बीच में माइनस में गई थी, वो यही वायरस था। जिस प्रकार आज आप कोरोना वायरस की शिकारी हो उस प्रकार साइरस फर्स्ट वायरस की शिकारी उस समय भारतीय थे। वैश्विक स्तर पर एक महान घटना घटित हुई थी। एक कोरोना वायरस जैसा ही एक वायरस पैदा हुआ था और दुनिया माइनस में गई थी। ठीक उसी प्रकार हो सकता है 2011 से 21 की जनगणना भी दुनिया में माइनस में चली जाए। तो उसमें प्लेग जो फैला था उस प्लेग बोनस को लेकर के खेड़ा आंदोलन हुआ था और इस खेड़ा आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद साझेदार थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर के खेड़ा आंदोलन, गांधी और इन्होंने मिलकर के किसानों को प्लेग बोनस दिलाने में फायदा करा था। इन तीनों आंदोलन जब सफलता मिली गांधी को तो महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दे दी। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दे दी। महात्मा की उपाधि इन्होंने दी है और राष्ट्रपिता की उपाधि किन्होंने दी है? राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने दी है। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी और इनको राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था जो बाद में गांधी जी के विरोधियों में शामिल थे, लेकिन स्टार्टिंग में सुभाष चंद्र बोस ने ही इनको राष्ट्रपिता कहा था। उसके बाद की बात बताऊं तो 1914 में एक घटना घटित होती है जिसका नाम था कामाघाटा मारू केस। ये भी हमारे एग्जाम के हिसाब से काफी बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें यह था कि जैसे ही पोलैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण किया और 1914 के अगस्त के महीने में लगभग अगस्त के माह में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस वक्त कनाडा की सरकार ने कनाडा की जो तट थे वहां पर जो भी कोई जहाज लेकर पहुंचता था उसमें जो किराए का जहाज लेके कोई गया उसको प्रतिबिंबित किया गया। इसी अवधि के दौरान दक्षिण पूर्वी एशिया से एक भारतीय थे गुरुदीप सिंह ने एक किराए पर जहाज लिया जिसका नाम कामाघाटा मारू जहाज था और वो कनाडा की सीमा पर जाते हैं। लेकिन कनाडा की सीमा पर पहुंचते ही वहां पर नियम स्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं और इन गुरुदीप सिंह को जो कि 376 लोगों को लेकर गए थे, 376 लोगों को लेकर गए थे, इन लोगों को और गुरुदीप सिंह को अपने जहाज सहित वापस लौटना पड़ता है वहां पर विरोध का सामना करने के बाद। और जैसे ही ये कलकत्ता तट पर आते हैं तो कलकत्ता तट पर इन 376 लोग सहित जो गुरुदीप सिंह थे इनकी साथ में मिलकर के पुलिस से झड़प हो जाती है और उस पुलिस झड़प में लगभग 18 लोगों की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और जब इन लोगों की मृत्यु होती है, ये जो केस बनता है, इस केस की सुनवाई के लिए एक कमेटी का गठन करते हैं और वो कमेटी थी दोस्तों शोर कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में कामाघाटा मारू केस 1914 में होता है। ये एक जहाज होता है जिसमें गुरुदीप सिंह 376 दक्षिण पूर्वी एशिया के लोगों को लेकर कनाडा की पूरी तट पर बैंकोर तट पर पहुंचता है। लेकिन बैंकोर तट पर जैसे ये पहुंचता है तो वहां पर नियमों में स्थिरता आ जाती है और जब नियमों में स्थिरता आती है तो वहां पर इनको वापस लौटा दिया जाता है। और जैसे ये वापस लौटते हैं तो इन लोगों से बंगाल का जो कलकत्ता तट हल्दिया बंदरगाह था वहां पर पुलिस के साथ झड़प होती है और उसमें लगभग 18 लोग मारे जाते हैं। 18 लोग
मारे जाने के बाद में एक शोर कमेटी का गठन किया जाता है जो ये जांच करती है कि ये आंदोलन क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ इनके साथ में। तो इस प्रकार ये केस खत्म होता है। गांधी जी ने 3 आंदोलन कर दिए। गांधी जी को महात्मा कह दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने और राष्ट्रपिता कह दिया सुभाष चंद्र बोस ने। और ये कहा था 1921 में कहा था राष्ट्रपिता, जब इन्होंने बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं बारदोली सत्याग्रह किया था 1921 में, उस वक्त दिया गया था। इसके अलावा बात करूं दोस्तों, इसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही थी, इससे पहले मैं बात करता हूं 1916 की। और 1916 के अंतर्गत एक होम रूल लीग आंदोलन चलता है। होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले अमेरिका में लाला लाजपत राय ने की थी और इस होम रूल लीग की स्थापना लंदन में करी थी। दी ग्राम पोल ने लंदन में की थी और अमेरिका में लाला लाजपत राय ने की थी। और जो होम रूल लीग था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम अंग्रेजों के अधीन रहते हुए अधिक राज्य स्थापित कर सकें, हमारी राजनीतिक और न्यायिक प्रक्रियाएं हम खुद कर सकें, हमारे वित्तीय जो कार्यकलाप उनको हम खुद कर सकें। अंग्रेजों से हमने एक मनोवार किया था, एक अधिक राज्य मांगने का प्रयास किया था होम रूल लीग में। और इसका प्रमुख फाउंडर थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की, बेलगांव महाराष्ट्र से की। और बेलगांव महाराष्ट्र से करता है ये। और इसका जो प्रमुख बनाया जाता है, इसका जो महासचिव था वो जॉर्ज बैप्टिस्ट था। 1000 बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। तिलक की होम रूल लीग का जो महासचिव था वो जॉर्ज बैप्टिस्ट था। और एनी बेसेंट ने जो एनी बेसेंट का जो लीग शुरू हुआ था वो सितंबर 1916 में होता है और ये बंबई से होता है दोस्तों। बंबई और शेष महाराष्ट्र इसके हिस्से में होते हैं, कर्नाटक इसके हिस्से में होता है, इसके अलावा बरार इसके हिस्से में होता है एनी बेसेंट का। और बाकी संपूर्ण भारत, शेष भारत जॉर्ज बैप्टिस्ट और इन बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये होम रूल लीग आंदोलन भी कहीं न कहीं जो एनी बेसेंट का होम रूल लीग था, इसमें अरुडेल साहब सहायक थे। इसके अरुडेल को महासचिव बनाया गया था। आपको एग्जाम पूछा जा सकता है कि तिलक के द्वारा जो होम रूल लीग आंदोलन चलाया जा रहा था उसका नेतृत्व, इसका महासचिव कौन था? जॉर्ज बैप्टिस्ट था। और इसके अलावा एनी बेसेंट का जो आंदोलन था उसका जो महासचिव था वो जॉर्ज अरुडेल था दोस्तों। इसके बाद की बात करूं तो इसको समाप्त करने के लिए 1917 में एक कमेटी गठित की जाती है सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में, और उसको सेडिशन कमेटी कहा जाता है। इसका गठन होता है सितंबर 1917 में इसका गठन होता है। और 1918 में ये अपनी 2 अक्टूबर 1918 को ये अपनी रिपोर्ट लेकर आती है और ये कहती है कि आप एक ऐसा कानून लाओ जिसमें कोई दलील नहीं हो, कोई वकील नहीं हो, कोई अपील नहीं हो। तो वो कानून लेने के लिए कहती है 2 सितंबर 1918 को। उसके बाद में 24 मार्च 1919 को एक कानून लेकर आते हैं अंग्रेज, जिसको रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको काला कानून भी कहते हैं। बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील के वो कानून भारत में पेश कर दिया गया दोस्तों। उस कानून के आते ही वहां ब्रिटेन की संसद में जब पास हो रहा था ये सिडनी रोलेट जब एक्ट वहां पे पास हो रहा था, उस वक्त भी खूब संघर्ष हुआ, लेकिन नहीं माने और इन्होंने फाइनल रोलेट एक्ट भारत में लाई दिया। और 24 मार्च को जब ये पहुंचा तो 6 और 9 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जैसे लोगों ने मिलकर के, महात्मा गांधी ने मिलकर के इसका विरोध किया। तो 9 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर, जो जलियांवाला बाग पंजाब में अमृतसर में है, वहां पर रामनवमी के अवसर पर सत्यपाल मलिक और किचलू मारे गए। इन दोनों की याद में 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग का आयोजित किया जा रहा था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी खुद कर रहे थे। उसके अंदर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई और ऐसा माना जाता है कि 379 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन हजारों लोगों ने जान दी थी दोस्तों। सरकारी आंकड़े तो कुछ भी बता सकते हैं। जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसकी सबसे पहले जो चर्चा की गई वो मुंबई क्रॉनिकल नामक अखबार में की गई थी। ये एक अखबार है और इसका जो संपादक है हॉर्नी मेन था। ये इसका संपादक हॉर्नी मेन था। और मुंबई क्रॉनिकल नामक न्यूज़पेपर में सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात कही गई थी और इसकी जांच के लिए हंटर कमेटी बिठाई गई थी दोस्तों। हंटर कमेटी ने इसकी जांच करी थी और फाइनली जो जनरल डायर थे, जनरल डायर को इसमें दोस्तों
निरपराधी घोषित किया गया था और उनको कोई सजा नहीं दी गई थी जनरल डायर को। और इस जो होम रूल लीग आंदोलन था, इसके असफल होने का रीजन, होम रूल लीग आंदोलन का असफल होने के बाद में एक सुब्रमण्यम अय्यर थे भारत के, सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि लुटाई थी दोस्तों। सुब्रमण्यम अय्यर ने होम रूल लीग आंदोलन असफल होने के कारण 1917 में जो इनकी उपाधि थी नाइटहुड की अंग्रेजों ने दी थी उसको लुटाई थी। और 1919 में जब ये कांड होता है तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लुटाई थी दोस्तों। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो नाइटहुड की उपाधि लुटाई थी। इसके अलावा महात्मा गांधी को भी एक उपाधि दी गई थी, केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। जो केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने के कारण केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। उस केसर ए हिंद की उपाधि को 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने वापस लौटा दिया। और ये उपाधि इसलिए दी गई थी गांधी को कि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करी थी, सर्जेंट के रूप में कार्य करा था, लेकिन इसको भी गांधी ने वापस लौटा दिया। टैगोर ने तो नाइटहुड की उपाधि लौटाई और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटाई थी दोस्तों। इस प्रकार 1919 में जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है इसके विरोध में दो उपाधियां लौटाते हैं केसर हिंद महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो नाइटहुड। उसके पहले सुब्रमण्यम अय्यर ने जो होम रूल लीग आंदोलन असफल हुआ था उसके विरोध में ये उपाधि लौटाई थी। इसके अलावा बात करो दोस्तों तो 1917 में इनके द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिए एक मॉन्टेस्क्यू घोषणा की गई थी 20 अगस्त 1917 को। और उस मॉन्टेस्क्यू घोषणा का मतलब ये था कि भारत में जो शासन चल रहा है उसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार नामक एक कानून लेकर आते हैं जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेस्क्यू उस समय का भारत का वाइसराय था, वो भारत सचिव था और चेम्सफोर्ड साहब भारत के वाइसराय थे, आपको पता होगा दोस्तों। इस मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने की बात कही। इन्होंने कहा कि प्रांतों में द्वैत शासन लेकर आ गए, प्रांत में द्वैत शासन लाए और जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषयों का मतलब ये था कि जैसे कृषि एक इंपोर्टेंट विषय है, कृषि को तो दे दिया सेंटर को, और कृषि और हस्तांतरित विषय इसके अंतर्गत सिंचाई आती है। इसके अलावा कृषि में और भी कार्य आते हैं, इसके अलावा इसका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के अलावा इसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है, उन सबको केंद्र कृषि एक जो बड़ा विषय है वो सेंटर के पास था, जबकि सिंचाई स्टेट के पास था। इस प्रकार आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में इन्होंने बांट दिया और राज्यों में द्वैत शासन लागू कर दिया दोस्तों। और भारत में एक उत्तरदायी शासन लेकर आए थे और इन्होंने पहली बार भारत में एक लोक सेवा आयोग गठित, जिस लोक सेवा आयोग के लिए भारतीय उदारवादी जो कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना करी थी, उन उदारवादियों ने अथक प्रयास किया लेकिन किसी का काम सफल नहीं हुआ। फाइनली 1919 के भारत शासन अधिनियम में इन्होंने माना कि भारत में एक लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा, भारत में एक सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी, भारत में सिविल सेवक होंगे भारतीय। तो इस 1919 के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषता ये थी कि भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए राज्यों में द्वैत शासन लागू किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया और जो सेंटर के विषय थे उनको दो भागों में बांटा गया, एक था हस्तांतरित और एक था आरक्षित। हस्तांतरित और आरक्षित में यंत्र होता है, जिसे हस्तांतरित का मतलब यह है कि जो मुख्य जो विषय होते हैं जिनको केंद्र राज्य को सौंप सकता है, जैसे कि कृषि के अंतर्गत सिंचाई विषय, जबकि मुख्य जो विषय थे उनको सेंटर के पास आरक्षित में रख दिया गया था। इसके अलावा इसमें एक और प्रावधान था कि इस मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करने के लिए 10 वर्ष बाद एक नया अधिनियम लाया जाएगा और वह अधिनियम 1927 के दिसंबर माह में इन्होंने बनाकर भेजा, जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसको भारत के लोगों ने भयंकर विरोध किया और उस विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारी शहीद हुए थे। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको 1914 से लेकर के 19 तक की जो कहानी बताई, इसमें बहुत सारी चीजें आपको फैक्ट बताए मैंने, जो कि एक एग्जाम जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड तक की कहानी थी। आगे की वीडियो में पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में हुआ असहयोग आंदोलन और इसके अलावा हुआ खिलाफत आंदोलन और इसके बाद में जो नई एक्टिविटियां होती है उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यह वीडियो कोई आप लोगों को पागल बनाने के लिए, आप लोगों को कुछ
एक्स्ट्रा दिख सिखाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के एग्जाम में काबिल जो फैक्ट है उनको रटने के लिए बनाए जा रहे हैं। इसलिए इन वीडियो को जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। वहां पर आप एक प्रश्न और उत्तरों की एक सीरीज प्रस्तुत कर सकते हो, जिसके द्वारा हमारा कमेंट बॉक्स दुनिया से हटकर बन सके, हम एक परिवार की तरह हमारा कमेंट बॉक्स बना सके। इस प्रकार अंत में यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकृति ने हमें बनाया है उसका संरक्षण करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।